नमस्कार दोस्तों, ये हमारा मेंस डिकोड सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर से आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें मैंने GS1 को अच्छे से डिकोड किया है। इस वीडियो में हम GS2 को डिकोड करेंगे और GS2 एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत मिसअंडरस्टूड है। बहुत लोग को अच्छे से पता नहीं होता कि किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम वो हर चीज़ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो अगर से वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्प करता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा प्रयास जो है वो पसंद आ रहा है। अगर हम GS2 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड है। आपका पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तो अगर से आप UPSC या फिर UPPCS का सिलेबस देखोगे तो आपको सिर्फ इतना पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहला आपको हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ वो कैसे स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व हुआ उसको आपको देखना है। इसके बाद फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी हो गया, फेडरल हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया। ऐसे जो डिफरेंट फीचर्स हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएंगे वो देखने हैं। इसके बाद आपको प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को देखना है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, फॉर एग्जांपल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये देखिए। प्लस अमेंडमेंट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए गए हैं उसको आप देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियल रिव्यू के साथ मिला के देखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसको भी आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रीएम्बल, इनको आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। इसके बाद आप सेकंड देखिए, तो यहाँ पे आपको स्टेट के फंक्शन पढ़ने। 3 फंक्शन है स्टेट के, रेगुलेटिंग, डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइडिंग फंक्शन। इसके बाद इंडिया फेडरल है कि क्वाजी फेडरल है, ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, इशू रिलेटेड टू रोल ऑफ गवर्नर। कुछ इश्यूज हैं जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट, ये इशू हो गया। गवर्नर क्या सेंटर का एजेंट होता है, ये एक इशू हो गया। तो ऐसे जो डिफरेंट इशूज इन्वॉल्व हैं उसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड जो इशूज हैं उसको आप देखोगे। इसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू स्टेट, इसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है, इसको आप देखोगे। नेक्स्ट आप इंटरस्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल को पढ़ोगे। इसके बाद आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को पढ़ोगे। और लास्टली आप लोकल बॉडी से रिलेटेड कुछ इशू जैसे डिवोल्यूशन ऑफ फंड, फंक्शन ऑफ फंक्शनरीज, इसको आप पढ़ोगे। थर्ड हेड में आप पढ़ोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, इसको देखोगे। इसके बाद जो वेरियस डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल्स हो गए, RTI, PIL, लोक अदालत, इनका यूज पढ़ोगे, इनका मिसयूज पढ़ोगे और इनसे एसोसिएटेड चैलेंजेस पढ़ोगे। इसके बाद आपका कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो मेजर पावर्स है, मेजर कंट्रीज है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करोगे, जैसे USA का, UK का, जापान का और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका। जब आप कंपेयर करोगे तो कौन कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करोगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, फ्लेक्सिबल है, सेपरेशन ऑफ पावर है कि नहीं, फेडरल है कि यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हो गया। इसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कोड ऑफ बिजनेसेस, इस सब हेड में क्या क्या देखोगे आप। तो यहाँ पे आप लोकसभा और राज्यसभा के पावर को कंपेयर करोगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं, ये देखोगे। स्पीकर के पावर देखोगे और एंटी डिफेक्शन लॉ को देखोगे आप। इसके बाद MP MLAs को जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, क्या उसको कोडिफाई कर देना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, इसके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और इससे रिलेटेड जो डिबेट चल रही है उसको आप देखोगे। लास्ट में पार्लियामेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे डिबेट कम होता है, क्वालिटी डिबेट खत्म हो गया है, कोई भी बिल पास होता है तो प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है और पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल है उसको धीरे धीरे मार्जिनलाइज किया जा रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट इशूज इन्वॉल्व हैं पार्लियामेंट से, इनको आप देखोगे। इसके बाद 6वें हेड में आप पढ़ोगे सबसे पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, इसमें क्या डिफरेंसेस है, प्लस कुछ रिसेंट एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के क्या इशूज हैं, वर्चुअल कोर्ट से रिलेटेड जो इशूज चल रहा है, जो डिबेट चल रहा है, जो न्यूज़ आ रही है उसको देखोगे। इसके बाद प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप में आप क्या देखोगे, तो पहले एक बेसिक डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन होता है। प्रेशर ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर करिएगा, साथ ही आप प्रेशर ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो ये लिखेंगे आप। इसके बाद सेलिएंट फीचर ऑफ RPA एक्ट, तो 2 एक्ट है, 1950 का और 1951 का। इन दोनों एक्ट के फीचर देखोगे और कुछ सजेशन दोगे कि कैसे और सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो कौन कौन से पोस्ट को पढ़ना है आपको। कैट पढ़िएगा, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, UPSC, अटॉर्नी जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, बेसिक इंट्रो दीजिएगा, इनके रोल्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और एक बेसिक सा वे फॉरवर्ड। इतना बेसिक फ्रेमवर्क बना लीजिएगा आप।
कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से डील कर लेंगे। इसके बाद अब स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज़ देखेंगे, तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच का डिफरेंस देखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखिएगा, CVC देखिएगा, CBI देखिएगा, PMO देखिएगा, ट्राई देखिएगा, सेबी, RBI, NGT, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकायुक्त और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जो बॉडीज न्यूज़ में होती हैं वो पूछे जाते हैं, बट यहाँ जो मैंने बॉडी लिखी है वो एवरग्रीन बॉडी है, ये पूछा कभी भी जा सकता है चाहे न्यूज़ में हो या ना हो, तो इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आप गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप गवर्नेंस का सिंपल सा मीनिंग और स्कोप ऑफ गवर्नेंस पढ़ लीजिएगा, और गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस से कैसे अलग है इसको पढ़िएगा। इसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को पढ़िएगा और इससे जो डिफरेंट इशू रिलेटेड है वो पढ़िएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरह से हैम्पर करता है, ये कैसे हैम्पर करता है इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे रोल ऑफ ICT इन गवर्नमेंट पॉलिसी डिजाइन, और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत। ये गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, तो इनके बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन तीनों का बेसिक फ्रेमवर्क आपका सेम रहेगा। आपको मीनिंग पढ़ना है, इनके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, इनका डेमोक्रेसी में क्या रोल है आपको वो पढ़ना है, इनके क्या वीकनेसेस हैं ये पढ़ना है, और प्लस कैसे इनके वीकनेसेस को दूर किया जाता है आपको ये देखना है। और लास्टली आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जैसे केरला में कुदुम्बश्री हो गया तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसे और भी आप एग्जाम्पल खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसी तरह आपको NGO का भी पढ़ना है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी देखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्वेश्चन आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को इंक्लूड करना मत भूलिएगा, करंट अफेयर का पार्ट है तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 12th नंबर है वेलफेयर स्कीम्स। देखिए यहाँ पे जनरली जितने भी स्कीम्स है ना तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछता है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कुछ रेडीमेड स्कीम आपके पास होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरियस मैकेनिज्म, एक्ट्स एंड सेफगार्ड्स लिख दिए हैं जो कि वीकर क्लास से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ट्राइबल सब प्लान, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉस्को हो गया। जो पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया कि वुमेन्स की जो शादी की एज है उसको बढ़ाया जाए, तो उस इशू को भी देख लीजिएगा। साथ ही कास्ट सेंसस का भी इशू काफ़ी चल रहा है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ करंट अफेयर के पॉइंट्स भी डालने की कोशिश की है ताकि आप करंट अफेयर को GS2 के स्टैटिक टॉपिक से रिलेट कर पाएँ। इसके बाद 13वें नंबर में 3 मेन इशू है, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हेल्थ में आपको देखना है कि इंडिया कितना स्पेंड करता है हेल्थ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कंडीशन है इंडिया में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में आपको पढ़ना है, डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि गवर्नमेंट पुश कर रही है उसको देखना है आपको, मैटरनल एंड एडोलिसेंट हेल्थ के बारे में देखना है आपको, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में देखना है, और इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उनको देखिएगा आप। एजुकेशन की बात करें तो सेम वही, स्पेंडिंग कितना कर रही गवर्नमेंट उसको देखना है आपको, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई उसको देखोगे, असर जो NGO है जो अपनी रिपोर्ट निकालती है उसके बारे में आप देखेंगे, डिजिटल लिटरेसी के बारे में देखेंगे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे हम लोग रीप कर सकते हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर की पॉलिसी है उसमें स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल है, और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट चला रही है आप उसको देखोगे। इसके बाद आप एक पॉइंट देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए इंडिया क्या क्या स्टेप ले रही है और इंडिया किस पोजीशन पे इस वक्त। इसके बाद इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो सबसे पहले आप पॉवर्टी की डेफिनेशन देखोगे, कुछ बेसिक डेटा देखिएगा, क्या क्या कॉजेज है वो देखेंगे, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लिंक है वो देखेंगे, पॉवर्टी और डेवलपमेंट का क्या लिंक है वो देखिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट के जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलते हैं, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, मिड डे मील हो गया, मनरेगा, इनके बारे में आप देखेंगे। इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो LPG रिफॉर्म आया 1991 के बाद उसका पॉवर्टी पे क्या असर हुआ। इसके बाद पॉवर्टी और हंगर के बीच का रिलेशन पढ़िएगा, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और इससे जो रिलेटेड इशू हैं वो आप देखेंगे। इसके बाद एक टर्म है हिडन हंगर, तो हिडन हंगर क्या होता है, इससे जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं आप वो देखेंगे। ये सब चीज़ें देखते वक्त आप ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कोट करिएगा, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स हैं जिसको आप इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिपोर्ट्स से आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो जैसा ऊपर आपने पढ़ा होगा कि गवर्नेंस पढ़ना है आपको, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इनके वेरियस डायमेंशंस देखने हैं, डेमोक्रेसी में इनकी क्यों ज़रूरत है और क्या क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस है वो देखेंगे। ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप तैयार करिएगा। बेसिक डेफिनेशन देखिएगा, ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो देखेंगे, ई गवर्नेंस का क्या पोटेंशियल है वो देखिएगा, कुछ अच्छे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, कोट करने में सुविधा होगी। लिमिटेशंस क्या है ई गवर्नेंस के आप इसको देखेंगे, और ई गवर्नेंस को कैसे हम जुडिशरी और लेजिस्लेचर में यूज़ कर रहे हैं इसको भी आप देखेंगे।
सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एथिक्स में भी काम देगा। इसमें आप क्या पढ़ेंगे तो बेसिक डेफिनेशन, सिटीजन चार्टर के क्या कंपोनेंट है, क्या फीचर्स हैं, सर्वोत्तम मॉडल को आप देखोगे। इसके बाद सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको देखेंगे आप। नेक्स्ट अगर से हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ली है उसको आप देखिएगा। जैसे विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, एंटी करप्शन बॉडीज सीबीआई ईडी ये हो गए, सोशल ऑडिट हो गया, लोकपाल लोकायुक्त, ये सब जो चीज़ें हो गई वो आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। इसके बाद आपका है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, नीड एंड रोल फॉर सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इनके डिफरेंट रोल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या रोल है, इंप्लीमेंटेशन में क्या रोल है और इवेल्युएशन में क्या रोल है। कुछ रिलेटेड इश्यूज जैसे रेड टेपिज्म हो गया, इलाइटिज्म हो गया, लो सैलरी हो गया। आजकल देख रहे होगे यूट्यूब पे आईएएस की एंट्री, आईएएस के मैरिज का जो वीडियो वायरल होता है, तो ये सिविल सर्विसेज इस तरह काम नहीं करता है। तो ये सब जो इश्यूज हैं आप आराम से लिख सकते हो, इवन एग्जाम में कोट कर सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके बाद कुछ करंट अफेयर रिलेटेड इशू जैसे लैटरल एंट्री का इशू है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में आ गए हैं। तो पहला टॉपिक इसमें यह आता है कि इंडिया और उसके नेबरहुड का रिलेशन आपको पढ़ना है। तो नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसके साथ आपको इंडिया का रिलेशन पढ़ना है और ये 90% करंट अफेयर का टॉपिक है। तो करंट अफेयर में जो चलता रहेगा, जिसके साथ इशू चलता रहेगा, वही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ये देखिए, ये भी मोस्टली करंट अफेयर का टॉपिक है। जैसे इंडिया का रिलेशन विथ यूएसए, यूके, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, अफ्रीकन नेशन, तो इनके बारे में आप आधे आधे पेज के नोट्स बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपके पास कंटेंट रहेगा। इसके बाद कुछ रीजनल ग्रुपिंग की बात करें तो सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20, इप्सा, SCO, RCEP और आसियान। इसके बाद कुछ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेगुलेटरी रिजीम जैसे वासेनार, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, रायसेना डायलॉग के बारे में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ कुछ करंट के टॉपिक है जैसे ऑकुस सिक्योरिटी अलायंस, क्वाड, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो ब्लू डॉट को रिवाइव कर रहा है वो क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में देख लीजिएगा। और जो डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिससे इंडिया का इंटरेस्ट रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल OBR का इशू हो गया, WTO में रिफॉर्म का इशू हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का इशू हो गया, जो ट्रेड वॉर चल रहा है कंट्रीज के बीच में वो इशू हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा। ये मोस्टली देखिए करंट अफेयर का टॉपिक है। IR जो होता है वो करंट अफेयर का ही टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप स्टैटिक टॉपिक का थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो इंट्रोडक्शन या फिर बॉडी में आपके पास फिलर्स रहेंगे भरने के लिए। नेक्स्ट आपका 19th है, तो ये भी पूरी तरह से करंट अफेयर का टॉपिक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है इंडियन डायस्पोरा, इसको आप देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा आप, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है वो इंडिया का सॉफ्ट पावर है। डायस्पोरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द ग्लोब उसको देख लीजिएगा, क्या रोल प्ले करता है वो देख लीजिएगा। और जो इंडिया का कुछ इनिशिएटिव है जैसे प्रवासी भारतीय दिवस और इंडिया ने OCI और PIO कार्ड का मर्जर कर दिया है, वो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके बाद लास्टली क्या इश्यूज रिलेटेड है डायस्पोरा से उसको आप देख लीजिएगा। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, तो मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं और मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है। UN हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आर्टिक काउंसिल, ये 4-5 है। इनके बारे में आप कुछ नोट्स लिख लीजिएगा, इनके फंक्शंस क्या है, इनके रूल्स क्या है, इनमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको आप देख लीजिएगा। और आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है यूपी से स्पेशल। तो यूपी का पॉलिटिकल, रिवेन्यू, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको देख लीजिएगा। और अगर आप ये देखोगे तो GS2 में यूपी से रिलेटेड बहुत कम पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन भी आपका करंट का रहेगा। तो एज सच आपको यूपी से रिलेटेड GS2 में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका GS2 खत्म हो गया। इसके बाद हम GS3 और GS4 की बात करेंगे। धन्यवाद।